स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, रोज की तरह आज हम हमारी एनसीईआरटी साइंस की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि स्टडी IQ पे हमारी एनसीईआरटी साइंस की सीरीज चल रही है, जहां पे मैं आपके साथ हर रोज मिलता हूं, एनसीईआरटी साइंस के ऊपर डिस्कशन करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा मेन फोकस होगा 6 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी, 7 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी और 8 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़ना है। और छठी कक्षा की हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। छठी कक्षा की हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखने, अगर आपको उसकी प्लेलिस्ट चाहिए, तो आप सिंपली सर्च कर दीजिए। मेरा जो आईडी है राहुल SAI222 करके सर्च कर दीजिए, उस पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी वो प्लेलिस्ट अपलोड जल्दी से करूंगा, उसका जो लिंक है वो अपलोड जरूर करूंगा। इसके अलावा हमारी डिस्कशन 7th की चल रही थी और आगे हम लोग 8th की डिस्कशन करेंगे। तो 7th की एनसीईआरटी में आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस कर रहे थे, और पिछले जो हमारी डिस्कशन थी, जो चर्चा थी, उसमें हम लोगों ने मिट्टी के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा होपफुली, मिट्टी के बारे में हम लोगों ने मिट्टी के अलग अलग होराइजन्स पढ़े थे, यानी कि सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था। ओ होराइजन क्या होता है, ए होराइजन क्या होता है, बी होराइजन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हम लोगों ने मिट्टी के। और आज हम लोग हमारी डिस्कशन आगे बढ़ाने वाले हैं और चर्चा करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। अब यहां पे लिखा हुआ है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वास लेने की प्रक्रिया, यानी कि श्वासन की प्रक्रिया जो होती है हमारी, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, यानी कि इनहेलेशन एक्सहेलेशन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करें, ऑफ कोर्स हमारा फोकस रहेगा जरूर ह्यूमंस के ऊपर, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा जरूर करने वाले हैं, लेकिन दूसरे कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि हमारा बैच 4 शुरू हो चुका है। 20 फरवरी से क्लासेस शुरू हो चुके हैं। केवल ओरिएंटेशन क्लास हुआ है, यानी कि शुरुआती ओरिएंटेशन हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी भी इसका एडमिशन ओपन है, लेकिन 28 तारीख को इसका एडमिशन क्लोज हो जाएगा। एंड यू डू नो दैट हमारा जो फाउंडेशन बैच है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना रहेगा, जहां पे एवरी डे आपकी क्लासेस चलेंगी। घर बैठे आप क्लासेस अटेंड कर सकते हो, कहीं पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं। ना दिल्ली शिफ्ट करना है, ना आपको चेन्नई शिफ्ट करना है, ना कोलकाता, ना हैदराबाद, ना पुणे, नोवेयर। घर बैठे प्रिपरेशन करें। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, इसमें आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी। एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे 1। आपकी एकेडमिक डाउट्स तो क्लियर करेंगे ही करेंगे, नॉन एकेडमिक डाउट्स के लिए भी हमारे यहाँ ज्ञानवाणी सेशन होती है, जहां पे आप रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हो। इसके अलावा हर मॉड्यूल समाप्त होने के बाद हमारी प्रीलिम्स और मेंस की प्रैक्टिस होती है, यानी कि MCQ प्रैक्टिस एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लोग फॉलो करते हैं, जिससे हम लोग आपको तैयार करेंगे फॉर सिविल सर्विसेज 2024। डू एनरोल फॉर दिस। 28 फरवरी लास्ट डेट है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करें, राहुल लाइफ, राइट। सी यू इन द क्लास। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी डिस्कशन होने वाली है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। रेस्पिरेशन, अब देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने धीरे धीरे बिल्डअप किया है साइंस का, सिलेबस में 6 स्टैंडर्ड के बाद हम लोग 7 स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं। 6 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा, बेसिक सेल क्या होता है, यानी कि जीव कोश क्या होता है, उसके पार्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा। और किसी भी सेल को मेटाबोलाइज करना है, यानी कि मेटाबॉलिज्म उसको फॉलो करना है। सेल का काम क्या होता है कि बेसिक न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा और हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है, राइट। सेल का जो मेन पावर हाउस है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें एनर्जी देता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म करने के लिए जो भी हमें इनपुट्स की जरूरत होती है, उस इनपुट का इस्तेमाल करेगा जीव कोश और हमें एनर्जी देगा। लेकिन इस जीव कोश को चलने के लिए, यानी कि इसकी मेटाबॉलिज्म चलते रहने के लिए हमें इनपुट्स की जरूरत है, और उसमें इनपुट है एयर, यानी कि एयर में से हम लोग ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ह्यूमन बॉडी में हम लोग कंटिन्यूअसली हमारा श्वासन का प्रोसेस चलता है, यानी कि इनहेलेशन होता है, यानी कि हवा मैंने अंदर ले ली, हवा मैंने छोड़ दी। लेकिन इस हवा में मैं क्या इस्तेमाल कर रहा हूं? इस हवा में मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ऑक्सीजन। और जो बाहर निकल रहा है, यानी कि जो जीवकोश का मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है, सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रहा है, उससे अल्टीमेटली क्या बाय प्रोडक्ट निकल रहा है? रेसिड्यू प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है, जब मैं उसको रिलीज करो, इसको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेशन। तो आज हम लोग अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन की बात करेंगे कि सेल किस तरह से इन इनपुट्स को इस्तेमाल करेगा। अब देखिए, जब भी हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं, श्वासन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो हम लोग इन जनरल इस चीज को जानते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को, यानी कि सांस लेना अंदर और सांस छोड़ना। इसको हम लोग कहते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन, यानी कि हवा मैंने अंदर ली और हवा मैंने बाहर छोड़ी।
लेकिन इसके बाद क्या प्रोसेस हो रहा है, इसके बाद क्या प्रोसेस हो रहा है, हमारे कुछ ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर, जैसे कि हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों में गैस का एक्सचेंज हो रहा है। इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि मैंने हवा अंदर ली, हवा में से ऑक्सीजन फेफड़ों ने अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा और मैं हवा बाहर छोड़ा, तो इंटरनल रेस्पिरेशन में गैस का एक्सचेंज होगा। लेकिन जीवकोश लेवल पे जो रेस्पिरेशन होती है या फिर जो मेटाबॉलिज्म होती है उसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जहां पे सेल लेवल पे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है और हमें एनर्जी देता है, यही है रेस्पिरेशन का कॉन्सेप्ट। और अब जब भी हम लोग रेस्पिरेशन की बात करते हैं वहां पे अब ऑर्गेनिजम्स में जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमें चाहिए होता है ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत है, O2, राइट। हवा में आप जानते हैं O2 है। हम लोगों ने एयर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि हवा में सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है, राइट, 78% के आसपास, ऑक्सीजन है 21% के आसपास, कार्बन डाइऑक्साइड भी है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेटली 0.03 टू 0.04% है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर लिया। तो हवा जब मैं अंदर लूंगा उसमें से ऑक्सीजन का इस्तेमाल करूंगा। अब जब मैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बेसिक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करूंगा एनर्जी के लिए, उसे हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि श्वास लेते समय जब मैं ऑक्सीजन का इस्तेमाल करूंगा टू ब्रेक डाउन बेसिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी चलता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी जो बेसिक हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं अल्कोहल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और एनर्जी में। ये होता है बिना ऑक्सीजन के भी, इसे हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन तो सिंपल है, हमारी बॉडी में होता है, जैसे श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म चल रहा है। तो हायर एनिमल्स में, मैमल्स में हम लोग सब यही करते हैं। लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसका मतलब क्या है, बिना ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के भी वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा और अल्कोहल को प्रोड्यूस करेगा। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा आपका यीस्ट है ना। आपने देखा होगा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं यीस्ट या फिर बेकर्स यीस्ट जो हम लोग कहते हैं ना, यीस्ट। अब इस यीस्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्यों? इन प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। जो भी अल्कोहल की फैक्ट्रीज होती है, जहां पे बियर बनती है, विस्की बनती है, एटसेट्रा बनती है, वहां पे अल्कोहल कैसे बनेगा? इस ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे और एंश्योर करेंगे कि उसको ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन इसको नहीं जरूरत पड़ती, ऑक्सीजन ना मिले तो वो अल्कोहल बना देगा, राइट। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, हम लोग जानते हैं, जैसे कि यीस्ट हो गया या फिर आपके कुछ बैक्टीरिया है जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे और डिकम्पोजिशन करेंगे, चीजों को ब्रेक डाउन करेंगे, कॉम्प्लेक्स चीजों को बेसिक चीजों में ब्रेक डाउन करेंगे, ये हम लोग जानते हैं पहले से। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या हमारे ह्यूमन बॉडी में भी कोई ऐसी सेल है, कोई ऐसी जीवकोश है, कोई ऐसी टिश्यू है, कोई ऐसी ऊतक है जिसमें कुछ इस तरह का प्रोसेस चलता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन? कभी सोचा ये चीज? ऑफ कोर्स हमारे बॉडी में भी स्पेशली जो मसल के सेल होते हैं, यानी कि मसल के जो जीवकोश होते हैं, वहां पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बस कुछ समय के लिए, कुछ हद के लिए। आपने देखा होगा जैसे ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब अगर आप मुझसे सवाल पूछोगे, सर अगर मैं कंटिन्यूसली ऑक्सीजन नहीं लूंगा तो तब भी मेरे मसल काम करेंगे क्या? थोड़ी देर के लिए जरूर करेंगे, थोड़ी देर के लिए जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि मसल सेल के पास ये क्षमता होती है कि वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कर सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जब आप जिम में हो, जब आपने रनिंग की है, जब आपने वर्कआउट किया है, तो बहुत सारा पसीना निकलेगा, आपके मसल ने बहुत सारा काम किया है, तो आपको कभी कभार क्या होता है, आपकी सांस फूलने लगती है, आपको लगता है कि यार मुझे और जोर से सांस लेनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, राइट, क्योंकि कंटिन्यूसली एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, एनर्जी आप एक्सर्ट कर रहे हो। तो कई बार क्या होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है आपके बॉडी में, तो आपकी मसल्स ऑक्सीजन को इस्तेमाल नहीं करेगी, वो एनएरोबिकली रेस्पायर करेगी, जहां पे ग्लूकोज जो होता है मसल में जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के बिना लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ आपको एनर्जी देगा, ऑफ कोर्स आपके मसल चल रहे हैं, जैसे यार कोर वर्कआउट कर रहा हूं मैं, बिना पानी पिए बहुत पसीना पसीना हो चुका हूं, 10-20 रेप्स मैंने लगा दिए है ना, डंबल्स उठा दिए मैंने, चेस्ट का वर्कआउट कर लिया, उसके बाद देखा आपने एनर्जी तो आई आपकी, लेकिन आपकी बॉडी के मसल्स में बहुत सारा लैक्टिक एसिड जमा हुआ। अब जब लैक्टिक एसिड जमा होता है, इसका ये कब होता है? जब आपके मसल सेल्स एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है।
और इसीलिए आपने देखा होगा जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वहां पे आपने सुना होगा क्रैम्प्स के बारे में, राइट। ये बहुत बार हम लोगों ने क्रिकेट में देखा है। इंडिया इज अ क्रिकेट क्रेजी कंट्री, आपको पता है। जब भी आप क्रिकेट देखते हो, जैसे पुराने जमाने में तो बहुत हुआ करता, आजकल तो काफी फिट प्लेयर देखते हैं। जैसे विराट कोहली को मैंने ज्यादा बार देखा नहीं कि क्रैम्प्स की वजह से वो परेशान हो रहा है, लेकिन रोहित शर्मा को कभी देखा। लेकिन जैसे 10 साल पहले 15 साल पहले आपने देखा होगा सचिन जब सेंचुरी मार देगा, स्पेशली 100 मारने के बाद, सेंचुरी मारने के बाद लंबी इनिंग खेल रहा है तो सचिन पैर पकड़ लेगा, बोला अब मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। या फिर युवराज के साथ भी हो चुका है, दूसरे प्लेयर के साथ भी होता है बहुत बार, क्योंकि कंटिन्यूसली दौड़ रहे हैं, कंटिन्यूसली मसल को एक्सर्ट कर रहे हैं, पैरों के मसल आपके क्या कर रहे हैं कि एनर्जी कंटिन्यूसली दे रहे हैं आपको, दौड़ रहे हैं। यार 100-150 रन बनाया, इतनी सारी रनिंग की, तो मसल थक गया है। अब मसल जब थक जाएगा तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी, तो ये जो मसल क्या करेगा, मसल एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा और आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड, यानी कि उस पर्टिकुलर पार्ट में, जैसे पैरों में, मसल में लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा। जब लैक्टिक एसिड जमा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी मसल में क्रैम्प हो गया। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी जो मसल सेल है वो बहुत देर तक बिना ऑक्सीजन के नहीं चल सकती, तो इसीलिए मसल क्रैम्प आ जाता है कि एक लेवल के बाद वो मसल ऐसे पत्थर की तरह बंधा जाता है। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ, जैसे अगर आपने मसल क्रैम्प्स को फील किया है, जैसे मेरे काफ मसल में एक बार हुआ था, और उस मसल को अगर आप टच करके देखोगे ना, ऐसे पत्थर की तरह होता है, लिटरली पत्थर की तरह होता है, और उसको प्रेस करो तो और भी दर्द देता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब क्रैम्प्स आते हैं तो मसाज देते हैं उन्हें, या फिर हॉट बाथ देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर मसल को वापस ऑक्सीजन का सप्लाई पहुंच चुका है। जैसे ही ऑक्सीजन का सप्लाई पहुंच चुका है तो ये लैक्टिक एसिड का साइकिल टूट जाएगा और ग्लूकोज नॉर्मली ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, साथ ही साथ एनर्जी आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इज विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है। ये तो बेसिक्स हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग जब रेस्पिरेशन की बात करते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, यानी कि इनहेलेशन, हवा को अंदर लिया, इसको हम लोग कहते हैं इनहेलेशन। अब हवा में नाइट्रोजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, दूसरे गैसेस भी आ रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी इस्तेमाल क्या करेगी, हमारी बॉडी इस्तेमाल करेगी ऑक्सीजन। और अब जब हम लोग एक्सेल करेंगे, हवा को एक्सेल करेंगे, बाहर जब हवा निकालते हैं, ब्रीद इन सांस अंदर लेना, ब्रीद आउट सांस बाहर छोड़ना, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। और हमारी बॉडी की एक नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है, जैसे हम लोग, अब जैसे एडल्ट्स में हम लोग बात करें, 1 मिनट में कितनी बार आप सांस लेते हो, कितनी बार सांस छोड़ते हो। देखिए, सांस लेना यानी कि इनहेल प्लस एक्सहेल, इसका मतलब हुआ एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अब ऐसे कितने साइकिल होते हैं 1 मिनट में, उसे हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट। और नॉर्मल एडल्ट्स में जब हम लोग ब्रीदिंग रेट की बात करते हैं, वो ऑन एन एवरेज होता है अराउंड 15 to 18, या फिर मैं लग सकता हूं 15 to 20 अप्रोक्सीमेटली। जैसे एडल्ट्स में यहां पे लिखा हुआ है 12 to 20, तो 15 से 20 के आसपास होता है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एज के हिसाब से बच्चों की ब्रीदिंग रेट बहुत तेज होती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं पोल्यूशन में अगर बच्चों को लेकर जाए बहुत परेशानी होती है। इसीलिए हम लोगों ने बात की, जैसे दिल्ली में अगर पोल्यूशन होती है तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, क्योंकि बच्चों की ब्रीदिंग रेट बहुत तेज होती है। इन्फेंट्स की, बच्चों की वेरी फास्ट होती है। अदर चिल्ड्रन दे ऑल्सो हैव अ लिटिल हायर ब्रीदिंग रेट, ठीक है, हायर ब्रीदिंग रेट। और हमारी भी जो सांस लेने की क्षमता होती है, फिर सांस लेने का जो रेट होता है ना, जब भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, जैसे हम लोग दौड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो सांस फूल जाती है, यानी कि हम लोग बहुत ज्यादा सांस लेते हैं, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को ज्यादा है। लेकिन नॉर्मली हमारी ब्रीदिंग रेट होती है 15 से 20, 15 से 18, 20। और जब भी आप सोते हो, यानी कि रिलैक्स स्टेट में होते हो, तो ये लोअर लेवल पे होती है, यानी कि 15 के आसपास होती है, 15 के आसपास होती है, ठीक है। तो ब्रीदिंग, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। अब सवाल उठता है कि हम लोग ब्रीदिंग कर कैसे रहे, कि क्या मैकेनिज्म है जिसकी वजह से मैं हवा को अंदर ले पा रहा हूं और हवा को बाहर छोड़ पा रहा हूं, राइट। अब देखिए, हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है, यानी कि हमारा जो नेजल कैविटी है, नाक है, नाक की जो छेद है, उसके अंदर से हम लोग हवा अंदर लेते हैं। हम लोग मुंह से भी इनहेल कर सकते, दोनों कनेक्टेड, आप जानते हो। ओरल कैविटी या फिर नेजल कैविटी से हवा हम लोग अंदर लेंगे। जब हवा अंदर लेंगे, ये है विंड पाइप, ये है विंड पाइप। और मैंने आपको बताया था पिछली बार एपिग्लोटिस के बारे में, डाइजेशन जब हम लोग बात कर रहे थे, न्यूट्रिशन के बारे में, तो यहां पे एक एपिग्लोटिस बना होता है। और जब भी हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो एपिग्लोटिस हवा केवल विंड पाइप में छोड़ता है, विंड पाइप में छोड़ता है। और विंड पाइप से ये जाएगा ट्रैकिया में, ट्रैकिया से ये जाएगा हमारे फेफड़ों में, इन्हें कहते हैं ब्रोंकाई। 2 फेफड़े हैं हमारे पास,
दोनों फेफड़ों में हवा जाती है, ब्रोंकाई से दोनों फेफड़ों में हवा जाती है। अल्टीमेटली ये जो बाहर छोटी छोटी चीजें बनी हुई है ना हमारे फेफड़ों में, इन्हें हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई। अब इस एल्वियोलाई में अल्टीमेटली गैस एक्सचेंज होती है, अल्टीमेटली गैस एक्सचेंज होती है, यानी कि ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारी मदद करता है एक मसल है डायफ्रम। डायफ्रम जस्ट फेफड़ों के नीचे, लंग्स के नीचे एक डायफ्रम होता है। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो ये डायफ्रम एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसके साथ ही साथ जो हमारी रिबकेज है, जो ये रिबकेज का सिस्टम बना है, इसके अंदर भी कार्टिलेजेस है, तो ये भी एक्सपैंड होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए हमें सांस लेने में आसानी होती है। जैसे आप देख सकते हो यहां पे क्या होता है, जब हम लोग हवा अंदर खींचते हैं, जब एयर हम लोग ड्रॉ इन करते हैं, इनहेलेशन, दिस इज इनहेलेशन, जब हम लोग इनहेल कर रहे हैं तो ये जो आपका डायफ्रम है, डायफ्रम नीचे मूव होगा, ज्यादा जगह बनेगी, साथ ही साथ आपकी रिबकेज जो है फूल जाएगी, चेस्ट आपकी एक्सपैंड हो जाएगी। आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में रिक्वायरमेंट होती है 5 सेंटीमीटर कम से कम चेस्ट एक्सपैंड होनी है नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए, राइट। तो ये गिनते मैक्सिमम एक्सपेंशन। तो जब भी आप इनहेल करोगे आपका डायफ्रम नीचे जाएगा, रिबकेज बाहर जाएगा, और जब भी आप एक्सहेल करोगे, जब भी आप एक्सहेल करोगे आपका डायफ्रम वापस ऊपर जाएगा, मूव बैक करेगा, रिब्स मूव बैक करेगा, आपका डायफ्रम ऊपर मूव करेगा और रिब्स अंदर मूव करेंगे, जिसकी वजह से हम लोग हवा अंदर ले सकते हैं और बाहर ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इस तरह का मैकेनिज्म क्यों बना है, ये हम लोग थोड़ा सा अगले वाले क्लासेस में समझेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहां पे प्रीव्यू दे देता हूं। क्यों? क्योंकि चीजों को आपको कनेक्ट करना है। कैसे? हम लोगों ने हवा की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी पिछले कुछ चैप्टर्स में, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने हवा की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी। मैंने आपको बताया था हवा हमेशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, करेक्ट। यानी कि अगर मुझे सांस लेनी है, मतलब जो बाहर में है प्रेशर, एयर प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर, वो ज्यादा होना चाहिए, फेफड़ों में प्रेशर कम होना चाहिए, करेक्ट। तो यही होता है जो ये डायफ्राम काम कर रहा है। इसके अलावा और भी ज्यादा मैकेनिज्म है, टेक्निकल मैकेनिज्म है, लेकिन सिंपल वे में क्या हो रहा है, जब मैं सांस ले रहा हूं मतलब बाहर प्रेशर ज्यादा है, मेरे फेफड़ों में प्रेशर कम है, लेकिन जब मैं हवा बाहर छोड़ रहा हूं थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा इस डायफ्राम की वजह से, और हमारे इंट्रा पल्मोनरी मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है, अंदर में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से एक्सेल कर पा रहा हूं मैं बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो आपको यह समझना है ये सारी मैकेनिज्म क्या हो रहा है, हवा अंदर लेने में और हवा बाहर छोड़ने में मदद कर रहा है, क्योंकि एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम वन हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। इसीलिए आपने देखा होगा दिक्कत क्यों होती है, दिक्कत क्यों होती है, जो हमारा मैकेनिज्म बना हुआ है, स्पेशली जब हम लोग हायर ऑल्टीट्यूड पर जाएंगे, जैसे अगर हम लोग किसी माउंटेन पे चले गए या फिर आप लद्दाख चले गए, हिमालय क्लाइंब कर रहे हो, तो आपने देखा होगा वहां पे बाहर का प्रेशर कम होता है। तो आपको दिक्कत क्या होगी, बाहर का प्रेशर और आपके लंग के प्रेशर में प्रॉब्लम हो जाएगी, आप हवा अंदर खींच नहीं पाओगे ज्यादा देर, इसलिए सांस फूलती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इसलिए जब भी हाई एल्टीट्यूड पे आते हैं तो आपने देखा होगा लद्दाख वद्दाख में जो टूरिस्ट जाएंगे उन्हें ऑक्सीजन थोड़ा सा सप्लाई किया जाता है 1-2 दिनों के लिए, ताकि वो एक्लिमेटाइज हो जाए। दैट्स द आइडिया, ठीक है। अब दिस इज हाउ वी ब्रीथ। अब सवाल ये उठता है कि ब्रीदिंग में नाक है, नोज है, नोज में ये बाल बने हुए छोटे छोटे बाल हैं, ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए। हवा में कई बार धूल होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, तो जब भी हम लोग गलती से धूल या डस्ट पार्टिकल इनहेल कर लेते हैं तो क्या होता है, तब हम लोग छींक देते हैं, इसे कहते हैं स्नीजिंग, छींक देते हैं। जैसे डस्ट हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गए, कुछ हमारी बॉडी में चले गए, तो हमारी बॉडी का रिएक्शन होगा कि हम लोग अच्छी करके छींक देते हैं। अब छींकने से क्या होता है, वो डस्ट बाहर निकल जाती है और अच्छी हवा आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है। अब सवाल यह है सर बॉडी के अंदर हवा तो चली गई, तो इस हवा में मैं इस्तेमाल क्या कर रहा हूं। मैंने आपको बताया हम लोग इस्तेमाल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी जो जीव कोश है, सेल है, वो मेटाबॉलिज्म करके कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज कर रही है। तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन को यूज करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, राइट, इसको अंदर लेना। अब कैसे होगा यह, कितनी मात्रा में होता है, जैसे सबसे पहले आपको समझना है, अगर मैं एक एमसीक्यू बना दूं, व्हेन आई इनहेल द एयर आई यूटिलाइज ऑल द ऑक्सीजन इन द एयर, गलत है। मैंने आपको बताया हमारे हवा में, अब हवा जब मैं अंदर लेता हूं, एयर जब मैं अंदर लेता हूं, तो एयर का एक्सचेंज होता है एल्वियोलाई में, लंग्स में। मैंने बताया एल्वियोलाई, सैकड़ों एल्वियोलाई होता है हमारे लंग्स में, जहां पे गैस ट्रांसफर होता है। अब एयर में 21% ऑक्सीजन है और आपका 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। लेकिन जब आप देखोगे हम इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तो इनहेल्ड एयर में 21% ऑक्सीजन है, आपके लंग्स में जाएगा, लेकिन
जब आप एक्सहेल करोगे, एक्सहेल एयर में भी बहुत ऑक्सीजन होता है। 16% ऑक्सीजन हम लोग वापस एक्सहेल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे फेफड़े इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं पूरा का पूरा। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 21% इनहेल करेंगे, 16% के आसपास हम लोग बाहर छोड़ देंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, ऑलरेडी हवा में इतना कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04% अप्रोक्सीमेटली, लेकिन जब हम लोग छोड़ते हैं, जब एक्सहेल कर रहा हूं, 4% कार्बन डाइऑक्साइड होता है आपकी एक्सहेल्ड एयर में, एक्सहेल्ड एयर। तो इसीलिए आप कभी देखना, जब आप जैसे दिया जल रहा है तो दिए जल रहे तो आप फूंक दोगे। आप फूकोगे कैसे? आप सांस अंदर लोगे, उसके बाद आप जब फूकोगे तो उस हवा में बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑफ कोर्स हवा से भी बुझ जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड से भी वो बुझ जाएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जलने के लिए। डू नो दैट, राइट? तो इसीलिए वी यूज ऑक्सीजन, वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये था बेसिक हमारा ब्रीदिंग का फेनोमेना, ह्यूमंस का ब्रीदिंग का फेनोमेना। लेकिन दूसरे एनिमल्स में किस तरह होता है? क्या दूसरे एनिमल्स में भी फेफड़े बने हुए हैं? क्या दूसरे एनिमल्स में कुछ और मैकेनिज्म है? देखिए, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि कॉकरोच में आपके फेफड़े वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके पास स्पेशल मैकेनिज्म है जिसको हम लोग कहते हैं स्पेरेकल्स और ट्रैकिए। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी में बाहर में आपको स्पाइरेकल मिलेंगे और ट्रैकियल ट्रंक्स मिलेंगे, जिसमें हवा ये इनहेल कर लेते हैं, हवा को इनहेल कर लेंगे, यूटिलाइज करके फिर एक्सहेल कर लेंगे स्पाइरेकल और ट्रैकियल ट्रंक से, कॉकरोचेस में। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था पहले अर्थवर्म्स के बारे में, अर्थवर्म्स, केचुए, है ना, केचुए। अब ये केचुए का सिस्टम जो होता है ना, काफी अमेजिंग सिस्टम होता है। इनके अंदर कोई फेफड़े नहीं है, जो इनका एक्सटर्नल स्किन है, आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह का अर्थवर्म है, इसके अर्थवर्म के बाहर में ही यहीं से गैस का एक्सचेंज होता है। उसका जो स्किन होता है ना, स्किन के थ्रू ही वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। और आपको ध्यान रखना है उसका स्किन, इसीलिए अगर आप किसी भी अर्थवर्म को, किसी भी गेचुए को गीली जगह से जब आप बाहर निकालोगे ना, तो वो सांस नहीं ले पाएगा। गीली जगह से बाहर निकालोगे तो वो सांस ले नहीं पाएगा। आप ये देख सकते हो, आई ब्रीथ थ्रू माई स्किन एज लॉन्ग एज आई स्टे वेट। ये आपका अर्थवर्म कह रहा है। ठीक है, ये आपका अर्थवर्म कह रहा है, इसको याद रखना है। इसके अलावा आप जानते हो कि जो पानी में एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। हवा में जो, यानी कि वाटर में, नॉट हवा में, पानी में जो एनिमल्स है, जैसे कि आपकी फिश वगैरह होगी, हाउ डू दे ब्रीथ? अब फिश में आप जानते हो कि फिश में गिल्स होते हैं, गिल्स एयर एक्सचेंज के लिए जो उनके गिल्स होते हैं, वहीं पे आपका मोस्टली जो भी उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उससे वो एक्सचेंज करते हैं। अब ये मछलियां करती क्या है, जैसे पानी पूरा पी लेंगे, पानी पी लेंगे और ये पानी पीने के बाद इनके यहाँ पे गिल्स बने होते हैं, तो इन गिल्स के थ्रू जो पानी में ऑक्सीजन होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, उसको यूज अप करेंगे और फिर पानी को छोड़ देंगे। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि फिशेस ऑल्सो यूरिनेट, फिश यूरिनेट भी करते हैं। ये हम लोग आगे वाले क्लासेस में और बात करेंगे कि क्या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, दूसरे एनिमल्स जो है क्या वो भी एक्सक्रीट करते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जब हम लोग बात करें तो वहां पे चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे कॉकरोचेस में क्या होता है, स्पाइरेकल और ट्रैकिया बना हुआ है। अर्थवर्म तो सीधे स्किन से ही गैस ट्रांसफर कर लेता है, काफी आसान है। और स्किन को उसको ट्रांसफर करने के लिए हमेशा उसको भीगा हुआ रहना है, मॉइस्ट रहना हुआ। इसके अलावा फिशेस में तो गिल्स होते हैं। अब वैसे ही क्या प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं? ऑफ कोर्स प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, लेकिन प्लांट्स में आपको ध्यान रखना है, प्लांट्स इस्तेमाल करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट्स एक्सहेल ऑक्सीजन, EXHAL, एक्सहेल करता है ऑक्सीजन। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ये भी नोट करना है कि जैसे लीफ में तो काफी आसान, पत्तों के बारे में मैंने आपको बताया था, पत्तों को जब आप जूम इन करोगे तो आपको 2 गार्ड सेल मिलेंगे, है ना, 2 गार्ड सेल मिलेंगे, गार्ड सेल ओपन होंगे या क्लोज होंगे, इसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा, है ना। अब स्टोमाटा के थ्रू गैस एक्सचेंज तो होता है, लेकिन कई बार डाउट आ जाता है कि सर जो पेड़ की जड़ें होती हैं, रूट होती हैं, क्या रूट्स भी ब्रीथ करते हैं? क्या रूट्स भी गैस एक्सचेंज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, ये रूट्स दे टेक अप एयर फ्रॉम एयर स्पेस। जैसे आप देख सकते हो, अगर ये रूट है, ये रूट हेयर जब जा रहा है तो रूट हेयर क्या करता है, मिट्टी में से जो भी हवा एयर स्पेसेस है यहाँ पे वो अंदर खींच लेता है।
हवा ये इस्तेमाल करता है। तो प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, यानी कि रूट्स ऑल्सो रेस्पायर। ठीक है, तो ये हमारी डिस्कशन थी रेस्पिरेशन चैप्टर के बारे में। आशा करता हूं कि आपको एक बेसिक आइडिया आ चुका है। इसके ऊपर हम लोग और भी बिल्ड करेंगे आने वाले क्लासेस में, जब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम की थोड़ी सी एडवांस चीजें सीखेंगे। बट दैट इज इट राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ध्यान रखना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कंप्लेंट है, फीडबैक है, एनीथिंग, यू कैन कनेक्ट मी ऑन दिस पर्टिकुलर आईडी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इस इंस्टाग्राम पे आपको जरूर मिलता हूं। अगर आप डायरेक्ट मैसेज करोगे, आई डू रिस्पॉन्ड ऑन सैटरडेज एंड संडेज। इसके अलावा इसके ऊपर आपको प्लेलिस्ट की डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।